हो मैं तो रास्ते से जा रहा था। आप भी आ चुके हो 9th स्टैंडर्ड में, और ये जो नई वाली एनसीईआरटी का बवाल है ना, कि मतलब न्यूमेरिकल्स बड़े हार्ड हो गए हैं, मजा नहीं आ पा रहा है, कंसेप्ट्स नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो वो अब आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ गया हूं डिस्क्राइबिंग मोशन चैप्टर नंबर 4, और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड यू कैन ऑफिशियली से कि ये आपका मोशन का वन शॉट लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं आपको सारी चीजें बेसिक टू एडवांस विद एग्जाम्पल विद न्यूमेरिकल, क्या कंसेप्ट कैसे पढ़ने हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में करवाऊंगा। आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, नोटबुक पेन निकाल करके बैठिए और आराम से जो कुछ भी नोट्स वगैरह रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और अगर आप साइमल्टेनियसली लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। रनिंग नोट्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो मेरे 9th के प्यारे प्यारे राजा बाबू लोग, वेलकम टू द ऑफिशियल लेक्चर ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन। मेरा नाम है देवेश पांडे, आज से आपको ये नाम भूलना नहीं है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन का एक खूबसूरत सा लेक्चर, ठीक है। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये लेक्चर अपने दोस्तों को, मतलब उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप शेयर कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट मोशन, जब हम मोशन के बारे में बात करते हैं, या फिर मैंने आपसे बोला कि मोशन बताओ होता क्या है, तो आपके माइंड में क्या आता है। जैसे मान लो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग कुछ यहां से करी, मैं यहां पे था, फिर मैं ऐसे ऐसे करते हुए आप सबके सामने आया, राजा बाबू लोग के सामने आया, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट चेंजिंग माय पोजीशन, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया तुम लोग के रेफरेंस में, मतलब तुम्हारी आंखें देख रही थी, तुम्हारी आंखों से अगर मैं पहले दिखा तो मैं कुछ यहां पे दिख रहा था, मैं जब आगे आया तो मैं आपको यहां पे दिख रहा हूं। मतलब ये मेरे जो सराउंडिंग है, मेरे सराउंडिंग में व्हाइट बोर्ड है, यहां पे तो कुछ और भी सामान है, लेकिन आप सिर्फ व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हो। या फिर आप इस पॉइंट को इमेजिन कर लो, मैं पहले इस पॉइंट के एकदम करीब था, है ना, एकदम पास में था, एकदम चिपका हुआ था। जब मैं यहां पे आया तो मैंने क्या करी, इस पॉइंट से अब डिस्टेंस को मेरी बढ़ गई है, मतलब मैं इस पॉइंट से अभी क्या हो चुका हूं, दूर हो चुका हूं। बात समझ में आई। अच्छा, एक और एग्जांपल, मैं यहां पे खड़ा हूं, आपसे बड़ी दूरी है मेरी, है ना, इन दूरियों को हमने कम किया, मैं आपके पास आया, तो मैंने क्या करा, आप इस पर्टिकुलर सराउंडिंग से मेरा कंपैरिजन कर रहे थे व्हाइल वॉचिंग द लेक्चर। मैं आपने देखा कि पहले मैं बोर्ड के काफी क्लोज था, जब मैं पास आया तो मेरी इस बोर्ड से डिस्टेंस बढ़ गई। इसका मतलब क्या, मोशन का मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। अच्छा, पोजीशन को जब ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है तो वही तो मोशन है। लेकिन एक बड़ा ही खूबसूरत सा कंसेप्ट बताता हूं मैं, कि जो अपना मोशन है ना, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, मोशन इज रिलेटिव। अब इसका मतलब क्या, ये भी मैं थोड़ी ही देर में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं ना, तो ध्यान से देखिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to its surrounding, है ना, with respect to its surrounding, okay, surrounding, then object is said to be in motion। आपको बात समझनी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बात है और बड़ी इजी है समझना। अच्छा, इसके पहले ये रिलेटिव कंसेप्ट वाला समझा देता हूं। आप ध्यान से, पहले आपने डेफिनेशन पढ़ ली होगी कि जब ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग से, मेरे सराउंडिंग में बोर्ड है, उसके रेफरेंस में, उसके रिस्पेक्ट में क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है ना, तो वो क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है। अब जैसे मोशन एक रिलेटिव कंसेप्ट है, मान लीजिए कि आप जो है, आपके सामने से एक बस जा रही है, ठीक है, आपके सामने से एक बड़ी सी बस जा रही है ना, और उस बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उस बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आप कहीं पे कुछ काम कर रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यार, बालकनी से देख रहे हो, आप बालकनी से आपके सोसाइटी में कोई बस जा रही है ना, सोसाइटी से बस जा रही है बच्चों को लेकर के। मान लीजिए आपकी स्कूल की बस आई, आप छुट्टी मना रहे हो मस्त घर पे बैठ के, ठीक है, और बाकी आपके जो दोस्त लोग हैं वो बस में आराम से बैठे और जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम योर बैल्कनी, ये रही आपकी बालकनी, आप यहाँ पे ऐसे खड़े होकर के देख रहे हो, है ना, आपका दोस्त है कोई, वो जा रहा है और आप ऐसे खड़े होकर के देख कर रहे हो, मन ही मन खुश हो रहे हो कि आज तो मेरे को नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो जब आप इसको देख रहे हो तो बस ना पहले सोसाइटी के एकदम गेट के पास थी,
सोसाइटी के गेट के पास थी, अब बस रोड की तरफ बढ़े जा रही है, मतलब गेट को आपने क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया, और उस रेफरेंस पॉइंट से बस क्या हो रही है, दूर हो रही है। मतलब आपको दिख रहा है कि सराउंडिंग से जो भी उसके आसपास, बस के आसपास जो भी सराउंडिंग था स्टार्टिंग में, अब वो ना चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आप तुरंत बोल दोगे कि यार ये जो बस है ना, ये क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ये बस जो है, दिस इज डूइंग व्हाट, मोशन। बात समझ में आ रही क्या? लेकिन इस बस, अब देखो मोशन रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब सबके लिए अलग अलग होगा, ध्यान से समझो। अब जो इस बस में बैठा हुआ आपका दोस्त है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बाजू बाजू में बैठे हुए हैं, है ना। जब बाजू बाजू में बैठे हुए हैं तो उनको तो सब एक ही पोजीशन पे लग रहे हैं, मतलब उनके सराउंडिंग में क्या है, बस की सीट्स हैं, है ना, बस का जो हैंडल होता है पकड़ने वाला वो है। तो क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं क्या? अगर बगल वाला लड़का अपने बाजू में बैठे दोस्त को देखेगा तो वो दोनों तो बात करते हुए जा रहे हैं कि अरे आज चिंटू स्कूल नहीं आया, है ना। आपका दोस्त वो बात कर रहा होगा कि आज तुम स्कूल नहीं गए। तो जब उनकी डिस्टेंसेस हर टाइम इक्वल हैं, आप बात समझ पा रहे हो, मेरे बाजू में अगर कोई आ जाए तो जब हम चलेंगे तो हमारी डिस्टेंसेस हर टाइम क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ में आ रही बात? अब जैसे देखो, इसको हम समझ लेते हैं ये मेरा दोस्त है प्यारा सा, ठीक। अब हम दोनों बात करते हुए जा रहे हैं, अरे सुन रहे हो क्या, आज चिंटू स्कूल नहीं आया। तो अगर आप देखो हम दोनों सेम ही बस में बैठे हुए थे, इसका मतलब हमारी जो रेफरेंस पॉइंट, हमारा जो पोजीशन था, हमारा जो सराउंडिंग था, वो चेंज नहीं हो रहा था। बट हमको कोई दूर से ऑब्जर्व करेगा, तो तुम दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरे लिए ये पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूं और इसके आसपास की सराउंडिंग को देख रहा हूं। बट आपके लिए हम दोनों क्या कर रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब वी आर डूइंग व्हाट, मोशन विथ योर रेस्पेक्ट। आप जब देख रहे हो तो आपको तो लग रहा है कि मोशन हो रहा है, बट मैं जब देख रहा हूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि मोशन हो रहा है। ट्रेन में जब आप बैठ के जा रहे हो, है ना, तो ट्रेन से जब आप बाहर देखते हो तो पेड़ पौधे ऐसे मूव करते हुए आपको दिखते हैं, बिकॉज कि आपकी ट्रेन चल रही है। लेकिन ट्रेन में बगल में आप देखो, सीट देखो, दूसरे पैसेंजर को देखो, क्या वो आपको मूव करता हुआ फील होता है अगर आपके साथ में बैठा हुआ है? तो नहीं, बिकॉज हमारे जो रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब यही है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो क्या उसके आसपास की सराउंडिंग चेंज हो रही है क्या। अब बाहर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा ट्रेन मूव कर रही है, उसके अंदर के लोग भी मूव कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या? इतने ही से कहानी क्लियर है कि मोशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है अपने सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग के साथ जब पोजीशन चेंज होगी, सो दैट इज व्हाट, मोशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, यहां पे जरा ध्यान से देखना, पोजीशन नीड्स अ रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन कैसे चेंज होगी, कैसा पता चलेगा कि भाई पोजीशन चेंज हो रही है? जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लो, मेरा रेफरेंस पॉइंट मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरा रेफरेंस पॉइंट आपने देखा अभी भी नहीं चेंज हुआ, अभी भी नहीं चेंज हुआ, वीडियो में 10 सेकंड और हो गए, अभी भी नहीं चेंज हुआ। बट जब मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो क्या मेरा रेफरेंस पॉइंट वहीं पे रह गया, मैं दूर आ गया। मतलब क्या, मैंने इस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से अपनी डिस्टेंस को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। डिक्रीज करूंगा, पीछे जाऊंगा, डिस्टेंस मतलब मैं अगर पीछे जाऊंगा तो भी मेरी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। मैं आगे आऊंगा तो भी पोजीशन मेरी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आपने एक डिफाइन कर लिया रेफरेंस पॉइंट। जब आप एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करते हो तो उसके रेस्पेक्ट में आप देखते हो कि कोई ऑब्जेक्ट आगे गया, पीछे गया, ऊपर गया, नीचे गया। अगर वो रेफरेंस पॉइंट से उसकी डिस्टेंसेस बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, वो अलग अलग जगह पे जा रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। समझ में आया? एकदम क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, पक्का, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मोशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। बात समझ में आई? अच्छा, जैसे मान लो कि अर्थ भी क्या कर रही है, अब अर्थ है, अर्थ का एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, है ना। अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, उस पे हम लोग हैं तो हम लोग भी अर्थ के साथ मूव ही कर रहे हैं, हम लोग भी अर्थ के साथ मूव कर रहे हैं। तो क्या आपको घर मूव करता हुआ दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हम सबका रेफरेंस पॉइंट एक ही, हम सब सेम जगह पे मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको मान लो कोई चांद पे, मून है ना, चंदा मामा दूर के, ठीक है, यहां पे नील आर्मस्ट्रांग भाई साहब खड़े हैं, वैसे तो बहुत साल पहले ही वापस आ गए लेकिन ये अभी भी खड़े हैं, ठीक है। अब वो अगर हमको ऑब्जर्व करेंगे तो उनको लगेगा कि भाई अर्थ मूव कर रही है, अर्थ के साथ में ये खूबसूरत सा लड़का भी मूव कर रहा है। बात समझ में आई क्या? तो इनके रेस्पेक्ट में, इनके रेफरेंस, इन्होंने रेफरेंस पॉइंट को, इनका रेफरेंस पॉइंट कुछ और है, उनके सराउंडिंग में इन्होंने कुछ सराउंडिंग को देखा और उसमें से अर्थ इनको मूव करते हुए दिखी। बात समझ में आ रही क्या? तो इन्होंने बोला कि भाई अर्थ का मोशन हो रहा है, लेकिन हमको फील नहीं होता क्योंकि हम सेम जगह पे हैं, तो हमारे लिए अर्थ मूव नहीं कर रही। वैसे आपको पता है कि मूव कर रही है, लेकिन हमको फील नहीं होता कि अर्थ मूव कर रही है, घर भर ऐसे मूव कर रहे हैं। बात समझ में आई?
अब जरा देखो, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, है ना, आसमान एकदम ब्लू दिख रहा है, तो हमको कुछ ऐसा फील नहीं होता कि यार मोशन हो रहा है। जब क्लाउड्स आ जाते हैं तो क्लाउड्स मूव करते हुए दिखते हैं, क्योंकि पेड़ को हमने रेफरेंस मान लिया, लैंड को रेफरेंस मान लिया, नदी के पास बैठे हुए तो नदी को रेफरेंस मान लिया, नदी से क्लाउड की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब हम बोल देते हैं क्लाउड मूव कर रहा है। बात समझ में आई? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो पोजीशन नीड्स अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी में इस बार की आपकी टेक्स्ट बुक में बताया गया कि यार आप देख लो, जैसे आपने बचपन में पढ़ी होगी एक नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है, एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन से राइट साइड की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और लेफ्ट साइड से सारी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। बात समझ में आई? तो यहां पे हमने भी क्या करा, एक ओरिजिन मान लिया, है ना, और एक यहां पे मल्टीपल पॉइंट्स हैं बी ए, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो जैसे अब रेफरेंस पॉइंट आप ओरिजिन को मान रहे हो, तो ओरिजिन से जब आप राइट साइड में जाओगे, मतलब आप ओरिजिन से अपनी डिस्टेंस को बढ़ाए जा रहे हो, तो ये रेफरेंस पॉइंट है। इसका मतलब आपने क्या कर रहा है, कोई चीज क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। अगर आप ओरिजिन को बी मानते हो, मतलब आप रेफरेंस पॉइंट को बी मानते हो, सॉरी, अगर आप रेफरेंस पॉइंट को बी मानते हो, अब इससे अगर आप आगे जाओगे तो भी आप मोशन कर रहे हो, इससे पीछे जा रहे हो आप तो भी मोशन कर रहे हो, मतलब रेफरेंस पॉइंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है। दैट आई वांट टू एक्सप्लेन। डिड यू अंडरस्टैंड? सब कुछ समझ में आ गया? तो मोशन में ही ज्यादा टाइम है कि मोशन समझना है। पहली बात तो होता क्या है कि जब आप अपने सराउंडिंग से अपनी पोजीशन को चेंज करते हो, या कोई भी आपकी नजर में उसके सराउंडिंग से अपनी पोजीशन को चेंज करता है, इट मींस ही शी इट इज डूइंग मोशन। क्लियर है? अच्छा, कुछ टाइप्स ऑफ मोशन बता दूं। अब जरा यहां पे एक चीज मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, an instant of time a single clock reading is different from time interval duration between टू रीडिंग्स। अब इसका मतलब क्या, जब आप घड़ी में कोई टाइम देखते हो, जैसे 8:40 हो रहे हैं, 8:40 AM हो रहा है, तो वो एग्जैक्ट टाइम है कि कब वहां पे कितने टाइम कितना बज रहा है। अब जैसे मान लो तुमने कोई मोशन किया, तुम एक जगह से अपने घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, और स्कूल जाने में तुमको क्या लगा, 10 मिनट्स का टाइम लगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो गया, टाइम इंटरवल हो गया। ये हाउ मच, मतलब ये कितना टाइम लगा ये बताता है, ठीक है, और ये कब की बात है वो बताता है। तो एग्जैक्ट टाइम क्या बताएगा आपको कि कोई भी चीज कब हुई। और ये जो अपना टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल ये क्या बताता है कि उस चीज को करने में कितना देर लगा। ये एक रीडिंग है। जब आप कोई टाइम देखते हो तो दैट इज जस्ट अ रीडिंग। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 मिनट्स। अब 10 मिनट 9:0 से 9:10 भी हो सकते हैं, 9:20 से 9:30 भी हो सकते हैं, 9:40 से 9:50 भी हो सकते हैं। तो टाइम इंटरवल कभी भी है, मतलब लाइक कितना देर लग रहा है, दैट इज जस्ट रेफरिंग व्हाट, अ पर्टिकुलर टाइम। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। कहानी क्लियर है? मोशन आपको समझा कि जब कोई चीज अपने सराउंडिंग से अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो दैट इज डूइंग मोशन। बहुत टाइम हमने दे दिया इसके ऊपर, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको समझ में आया ना पक्का? चलो, टाइप्स ऑफ मोशन कुछ देख लेते हैं। आपने कितने टाइप के मोशन देखे होंगे। जैसे सबसे पहले तो लीनियर मोशन, यही हम पढ़ने वाले हैं, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब कोई चीज एकदम बढ़िया एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना। रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, खैर वो आप पहले ही पढ़ चुके हो, है ना। लीनियर मोशन हो गया। फिर सर्कुलर मोशन। अब ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट भी रहता है कि भाई सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है। तो सर्कुलर मोशन का मतलब आप किसी एक रेफरेंस पॉइंट को मानो और उसके चारों तरफ ऐसे क्या करो, घूम जाओ। गरबा खेला है कभी आपने, गरबा, है ना। तो गरबा में बीच में क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है ना, और सेंटर पॉइंट के चारों तरफ सब लोग क्या करते हैं, घूमते हैं। तो दैट इज व्हाट, सर्कुलर मोशन। और रोटेशनल मोशन भी आपने सुन रखा होगा कि भाई एक रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन, है ना। वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ मेन आपको बता दे रहा हूँ। रोटेशनल मोशन का मतलब जब आप अपने एक्सिस पे ही घूम जाओ, कोई एक एक्सिस है उस पे कोई चीज घूम रही है, जैसे यहाँ पे ऐसे। सो दिस इज व्हाट, रोटेशनल मोशन। अर्थ क्या कर रही है, रोटेशन भी कर रही है, रिवोल्यूशन भी कर रही है। सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है और खुद भी तो घूम रही है। जब वो खुद घूम रही है तो दैट इज दैट अर्थ, मतलब अपनी अर्थ क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। बात समझ में आई क्या? चलिए, फिर आपने देखा होगा ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा हाँ, ये भी तो सर सुन रखा है। ऑसिलेटरी मोशन, जब पाथ क्या हो, रिपीट हो। जैसे पेंडुलम आपने देखा होगा, पेंडुलम, है ना। इसको यहां पे लेके गए, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, रुक जाएगा। समझ में आई बात? सो दिस इज व्हाट, ऑसिलेटरी मोशन। इस पूरे चैप्टर में हम बात करने वाले हैं लीनियर मोशन की। और लीनियर में भी कैसा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब वी आर गोना टॉक अबाउट 1D मोशन, एक ही डायमेंशन में मोशन की बात करेंगे। 1D मोशन, जैसे आपने ग्राफ बनाया कभी,
ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। अभी हम बनाएंगे, आगे हम बनाएंगे। तो जब हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब कोई चीज एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो दैट इज व्हाट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसकी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, यहां तक की कहानी क्लियर है आपको? ये मैंने बताया टाइप्स ऑफ मोशन। हम इसमें पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कहानी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये भी बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। व्हाट इज डिस्टेंस? सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। सर्वप्रथम हम बात करेंगे डिस्टेंस की। पहले डेफिनेशन में लिखवा देता हूं, फिर समझाऊंगा, ठीक है? व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ traveled by an object is called distance. अच्छा, अगर आपको कुछ समझे नहीं ना तो मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बताना जरा। इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है? अब जैसे मान लो यहां पे है आपका घर, होम स्वीट होम, घर है, और यहां पे है आपका स्कूल। स्कूल को मैं ऐसे बना देता हूं, है ना? स्कूल अच्छा नहीं लगता ठीक है। और आपको जाना है तो सबसे पहले आप घर से निकले, घर से निकलते हुए आप अपने दोस्त के घर गए, ठीक? फिर दोस्त के घर जाकर के फिर आप अपने दूसरे दोस्त के घर गए, फिर दूसरे दोस्त के घर जाकर के आप तीनों सीधा स्कूल नहीं गए, चले गए पार्क में। क्यों पता है क्यों गए थे? बताओ पहले। चले गए, कुछ काम रहा होगा ठीक है। पार्क में बैठो, तुम टाइम पास कर रहे हो, ठीक है? टाइम पास करने के बाद थोड़ी देर फिर अब तुम स्कूल पहुंचे। बात समझ में आई क्या? तो घर पे तो आपने बताया था कि हम स्कूल जा रहे हैं, मम्मी को आपने बोला कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो मम्मी बेचारी क्या सोच रही होंगी, मेरा बेटा निकला या मेरी बेटी निकली, वो सीधा कहाँ गई? स्कूल, है ना? लेकिन आपने ये सारे कारनामे किए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक्चुअल पाथ कौन सा ट्रेवल किया, तो आपने एक्चुअल पाथ ये पूरा ट्रेवल किया हुआ है। आपने ये पूरा एक्चुअल पाथ क्या किया हुआ है? ट्रेवल किया हुआ है। आया समझ में? तो दिस इज योर डिस्टेंस। वैसे तो आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस जो है, लेट सपोज मान लेते हैं 3 किलोमीटर है, लेकिन आपने इतना सारा जगह पे मूव किया, अपनी पोजीशन बार बार चेंज करी आपने, दैट इज वाई आपकी डिस्टेंस बढ़ के बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, लेट सपोज 6-7 किलोमीटर्स। बात समझ आई? तो डिस्टेंस का मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल में मोशन करता है, जिस पाथ को कवर करता है, दैट इज व्हाट डिस्टेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बताऊं तो जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट देन सर? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना? सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between final and initial point। ठीक? डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपका फाइनल एम कहां था? स्कूल पहुंचना। तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच में जो भी एक मिनिमम डिस्टेंस होगी, कम से कम दूरी होगी, दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से समझें कि जो डिस्टेंस है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं। चलिए मैं थोड़ा सा एक पेज ऐड करता हूं यहां पे, ठीक है? लेट मी ऐड अ पेज और फिर मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखिए। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मोर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जरा और बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्टेंस को ऐसा समझो कि दिस इज द लॉन्ग कट मतलब जो एक ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल में पाथ कवर किया है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसा समझो कि दिस इज शॉर्टकट। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बात, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। सर ये तो हमने सुना ही नहीं है, बता देता हूं चलो। एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। भाई स्केलर वेक्टर जरा जल्दी से समझेंगे, ठीक है? स्केलर का मतलब, यहां पे s लिखता हूं, यहां पे v लिखता हूं। स्केलर का मतलब
ओनली हैज मैग्नीट्यूड, ओनली हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है, ओनली हैज अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। अच्छा, क्वांटिटी मतलब जिसको हम कोई जो भी ऐसी कोई चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज क्वांटिटी। स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, कोई वैल्यू होगा, कोई नंबर होगा। जैसे डॉक्टर ने आपको बोला कि 5 किलोमीटर आप वॉक करो, ठीक है, आपको नहीं बोला, आपके ग्रैंड फादर को लेट सपोज बोला, तो 5 किलोमीटर ये भी बताएगा कि कौन से डायरेक्शन में वॉक करनी है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। तो डिस्टेंस क्या है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो है प्लस एक डायरेक्शन भी होगा, मतलब इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। अगर इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है मतलब ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो जो भी क्वांटिटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपना शॉर्टकट है, डिस्टेंस लॉन्ग कट है, ऐसा आप याद करने के लिए समझ सकते हो। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव if motion is done। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कभी आप -5 किलोमीटर वॉक किए हो क्या? हाँ, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। यहां पे जरा ध्यान से देखो, इट इज पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव ऑल्सो। ये पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट है। अब जरा देख लो, रेफरेंस पॉइंट को अगर हमने O माना, ठीक, तो अगर तो ऑब्जेक्ट ने कुछ ऐसा मोशन किया तो भाई डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट फिर से यहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अगर अब इधर जा रहा है तो इधर की सारी वैल्यूज क्या थी, नेगेटिव थी, है ना। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। तो डायरेक्शन इसके लिए स्पेसिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि राइट साइड में अगर मोशन कर रहा है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में मोशन कर रहा है तो सारी वैल्यूज नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। बात समझ में आई? अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों की ही यूनिट बड़ी अच्छी है, द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस के SI यूनिट जरा बताओ यार, डिस्टेंस के SI यूनिट इज मीटर, है ना। ये तो आपको पता होगा कि SI यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर होती है। यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड, द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पूरे चैप्टर में S से, इज ऑल्सो मीटर। ठीक, दोनों की ही SI यूनिट सेम है, मीटर है। बट मैंने जैसा कि आपको बताया कि डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ है। अब जैसे मान लो ये रहा मुंबई, ये रहा पुणे, ये रहा नासिक, लेट सपोज हम रैंडम सिटीज के नाम लिख ले रहे हैं, और कौन सा सिटी, जैसे मान लो ये हम गए भुसावल मान लो, ठीक है। तो एक डायरेक्ट मुंबई से नासिक जाने का रास्ता है, एक पुणे के थ्रू होते हुए जाने का रास्ता है, एक भुसावल के थ्रू होते हुए जाने का रास्ता है। लेट सपोज, डोंट गो ऑन मैप कि सर्च करने लगो, सर ने ऐसा बताया नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर कोई बंदा इधर से जाता है तो भी वो नासिक पहुंचेगा, इधर से जाता है तो भी वो नासिक पहुंचेगा। तो मतलब वो क्या कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। बट उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। दिस वन विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सर मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मैं इधर से ही चली गई तो, अगर मैं यहां से ही मूव कर गई तो बराबर अच्छी बात है ना, जल्दी पहुंच जाओगे। तो आपका एक्चुअल पाथ भी यही है और मिनिमम डिस्टेंस भी यही है। तो इस केस में आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, यहां से बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हमको पता चली कि भाई साहब जो अपना डिस्प्लेसमेंट है ना, या तो ये इक्वल होगा डिस्टेंस के, और ऐसे लिखते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगा डिस्टेंस के, या फिर एक और केस होता है डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा डिस्टेंस से। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुमने ये वाला पाथ सिलेक्ट किया तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, लेकिन अगर तुम ये वाला पाथ चूज कर रहे हो तो अभी तुम्हारी डिस्टेंस बढ़ गई, बट डिस्प्लेसमेंट अभी भी यही है। बात समझ में आ रही क्या?
तो डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर हो सकता है या तो डिस्टेंस के, या तो हमेशा कम ही होगा, कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये बात हमेशा याद रखें। अच्छा, ये स्टार पॉइंट है, इसको हमेशा आप याद रखेंगे। एक और स्टार पॉइंट मैं यहां पे लिखवा देता हूं, कहां पे लिखवाऊं, IMP है ना, IMP। एक और स्टार पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, ये दिख रहा है क्या, रुको दूसरे कलर से लिख देते हैं ना, एक सेकंड रुको। S is always a straight line। किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो हमेशा ही क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा ही क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको नोट्स मिल गए। डिस्टेंस लॉन्ग कट है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शॉर्टकट है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ जाता है। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर मोशन हुआ है तो, नेगेटिव नहीं हो सकता अगर मोशन हुआ है तो, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। ऐसा यूनिट दोनों के ही सेम है। अब सर एक जरा एग्जांपल हो जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। अब जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, 10th फ्लोर, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब इसमें बिल्डिंग जब बड़ी होती है उसमें जाने के दो रास्ते होते हैं, या तो आप स्टेयरकेस से जाओ ऐसे ऐसे, ठीक, या तो आपके पास क्या होता है, एक लिफ्ट होता है, लिफ्ट, है ना, लिफ्ट में आप आराम से चले जाओ, ठीक। अब तुम दो दोस्त, क्या नाम लूं, आपका क्या नाम है बताओ जरा, कमेंट में बताना, ठीक है। मैं यहां पे मान लेता हूं कि भाई दो अपने दोस्त हैं, एक का नाम है डोरेमोन और एक का नाम है शिजुका, ठीक। डोरेमोन और शिजुका जा रहे हैं इधर, नोबिता को नहीं बुलाए, नोबिता के साथ अन्याय हो गया, ठीक। डोरेमोन और शिजुका जा रहे हैं। अब डोरेमोन भाई नोबिता के एब्सेंस में शिजुका को फुल इंप्रेस करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो शिजुका ने लिया लिफ्ट, उसको 10th फ्लोर पे जाना है। डोरेमोन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, उसने बोला शिजुका मैं तुमसे पहले स्टेयरकेस से पहुंच जाऊंगा, ठीक। तो डोरेमोन बेचारा ये पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिगजैग भागे जा रहा है, पूरा उसका हो रहा है ना। और शिजुका ने क्या किया, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल किया, सिर्फ एक, ये मिनिमम डिस्टेंस, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस यही तो हो सकता है। अब डोरेमोन भैया ऐसे थोड़ी जा रहे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में, पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या कर रहा है डोरेमोन के केस में, अगर हम बात करें तो ही इज कवरिंग, ही है कि शी है मुझे भी नहीं पता, ठीक है, वैसे तो एक रोबोट है ना, क्या है बताना तुम, ठीक है। तो डोरेमोन इज कवरिंग व्हाट, दैट इज कवरिंग अ डिस्टेंस, एंड इफ आई टॉक अबाउट शिजुका, शी इज कवरिंग व्हाट, अ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट, जल्दी पहुंच जाएगी, बाद में वहां पे पहुंच गई, डोरेमोन हार गया। ऐसे ही भाई को धोखा देगा, गद्दारी करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, कम होता है, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं अगर सेम ही पाथ है, एक ही पाथ है। अच्छा एक जरा क्वेश्चन कर लें, आपके बुक में है, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि बॉल है, उसको हमने ऊपर फेंका, ऐसे ऊपर फेंका बॉल को, ठीक है। बॉल एक पॉइंट तक गया, बी तक गया, 140 सेंटीमीटर टॉप पॉइंट तक गया, उसके बाद वो नीचे आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है नीचे आएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आप इसको फिल कर लो, जल्दी से फिल कर लो, है ना। फिल कर लेते हैं कि क्या कब कैसे क्या होगा। तो अगर बी पे मतलब बॉल टॉप पे पहुंच गया, बॉल टॉप पे पहुंच गया, तो उसका डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, तो यहां तक 40 सेंटीमीटर, यहां तक 80, यहां तक 140, तो उसने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है भाई 140 सेंटीमीटर। अच्छा अब इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ पूछा है, देखो ओ बताया है। अब जरा ध्यान से समझना, ओ यहां के लिए क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। तो यार ओ अपना इनिशियल पॉइंट हो गया, ये अपना फाइनल पॉइंट हो गया, तो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अभी भी मिनिमम डिस्टेंस, यार स्ट्रेट लाइन ही है ना, मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन हम कर रहे हैं, 1D मोशन कर रहे हैं, तो अभी भी ये कितना है 140। तो इस केस में 140 सेंटीमीटर ही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा बॉल अब नीचे आ रहा है, तो बॉल पहुंच गया कहां पे, सी पे पहुंच गया, बॉल कहां पे पहुंचा, सी पे। जरा ध्यान से देखो, पहले ऊपर गया था फिर नीचे गिरा, तो बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले तो ऊपर जाने में 140 सेंटीमीटर कवर किया था, अब नीचे भी आया कितना, 140 से कहां पे आ गया, पोजीशन कहां चेंज हो गई, 80। तो अगर 140 माइनस 80 करें तो कितना और ऐड होगा, 60। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो जरा ध्यान से, जब ऊपर गया तो भाई साहब ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, पहले
जब ऊपर गया था तो पहले 140 कवर किया, अब नीचे भी आ रहा है, नीचे आकर के सी पॉइंट पे पहुंचा तो इस केस में 60 कवर किया, है ना, क्योंकि 140 से सीधा कहां पे आ गया 80, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 60। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो एक्चुअल पाथ होता है, तो ये क्या हो जाएगा 140 प्लस 60, ओके 140 प्लस 60। एक सेकंड, एक ही डायरेक्शन में पूछा है क्या, एक ही डायरेक्शन, नहीं सही है, देन फॉल्स बैक टू 0, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आपकी डिस्टेंस कितनी हो चुकी है भाई 200 सेंटीमीटर, तो इस पर्टिकुलर केस में अपनी डिस्टेंस तो हो जाएगी कितनी 200 सेंटीमीटर। अब जरा देखो सी पॉइंट पे अगर आया है, वो इनिशियल पोजीशन क्या है ओ और सी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस अभी कितना है 80 है, बात समझ में आ रही है। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट देखो कितना आ गया प्यारा सा 80 सेंटीमीटर। अब फिर से आ गया कहां पे 0 पे, तो एक बार 80 सेंटीमीटर ऊपर गया, फिर एक बार 80 सेंटीमीटर नीचे आया, तो इस बार की डिस्टेंस अपनी बड़ी ही अच्छी सी हो गई है। डिस्टेंस 80 प्लस 80 कितनी हो जाएगी 80 प्लस 80, यार हमने कुछ गलत किया क्या, नहीं सही तो कर रहे हैं, सॉरी 80 नहीं है 140 है, हाँ वही मैं सोचूं यार ये 200 आ रहा है 80 प्लस 80 वो 160 कैसे आएगा, माय मिस्टेक। तो इनिशियल पॉइंट से वो पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया, पूरा उसने 2 बार डिस्टेंस को कवर किया, तो 140 और 140, तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में अगर वो फिर से 0 पे आ गया तो डिस्टेंस हो गई अपनी 280 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखो, जब फाइनली बॉल यहां पे आ गया तो उसने स्टार्ट भी यहीं से किया था, आ भी यहीं पे गया, बात समझ पा रहे हो। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब 0 हो जाएगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच दूरियां ही मिट गई, खत्म हो गई, दूरी है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पक्का समझ में आया क्या। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो कम होगा या बराबर होगा किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के, बात समझ में आई। अगर ये दोनों इक्वल करना चाहते हो आप, अगर आप इन दोनों को इक्वल करना चाहते हो, आपसे इनके बीच का ये जो भेदभाव है वो देखा नहीं जा रहा, तो आप कोई ऐसा पाथ चूज करो जो स्ट्रेट लाइन भी हो और मिनिमम भी हो, है ना, 2 पोजीशंस के बीच का पाथ ऐसा हो स्ट्रेट लाइन भी हो और मिनिमम भी हो, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। क्या यहां तक की कहानी क्लियर। टेक अ स्नैपशॉट क्विक, ले लिया, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला कंसेप्ट है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। जब आपका मोशन हो रहा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा, तो उसकी स्पीड भी होगी, है ना। तो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट, सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। अरे क्या हो रहा है, एवरेज स्पीड, ठीक, इट इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड, आप जो भी बोल दो, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो भी टाइम लगा, टाइम टेकन। जैसे मान लो आप यहां से घर से निकले थे, यहां घूम घाम के, गार्डन घूम घाम के आप कहां पहुंचे, स्कूल पहुंचे, तो आपने जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की और तुमको उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो भी टाइम लगा, उन दोनों का ही रेशियो, उन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी भाई साहब, एवरेज स्पीड आ जाएगी। बात समझ में। अब सर एवरेज वेलोसिटी क्या है, लेट्स टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल दो, हाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो भी टाइम लगा था, दैट इज उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, एवरेज वेलोसिटी। जैसे यहां से ये थी आपकी इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, इनके बीच का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो भी आपको टाइम लगेगा, दैट इज योर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो जरा आप ध्यान से समझे, स्पीड आपके पूरे पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, बट जो वेलोसिटी है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये स्पीड भी क्या होती है भाई, स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, इसको भी डायरेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक। अब क्योंकि आपने देखा कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी।
अच्छा, एक बड़ी खास बात, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा, एसआई यूनिट दोनों की सेम है। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, देखो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो इनकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, दोनों की ही एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलो आया समझ में, बढ़िया। स्पीड क्या है, टोटल आपने जो भी पाथ ट्रेवल किया, उस पाथ को ट्रेवल करने में जो भी टाइम लगा, दैट इज योर स्पीड। वेलोसिटी क्या है, जब आप इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किए फाइनल पोजीशन पे जब आप पहुंचे, तो आपके दोनों पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो अपॉन में जो भी आपको टाइम लगा, दैट्स इट। समझ में आया, दोनों की यूनिट सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, एग्जाम्पल नंबर 4.2। चलो, मस्त एक स्विमिंग पूल दिख रहा है, गर्मी का मौसम, बारिश आ चुकी है, सारंग भैया है, टेक्स 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक। सारंग भाई साहब इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्विमिंग को स्टार्ट करते हैं, मस्त परी हूं मैं, जल परी हूं मैं, जो भी है परे हैं, है ना, यहां से यहां जाते हैं और फिर वापस यहां पे आ जाते हैं। इस कारनामे को करने में उनको लगता है भाई साहब टाइम जो है दैट इज 50 सेकेंड। टाइम अपने को सारंग भाई साहब को कितना लगता है, 50 सेकेंड। अब पूछ रहा है कि फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन में टोटल टाइम, जो भी उस डिस्टेंस को कवर करने में लगा। तो सारंग भाई साहब इस पूल की लेंथ देखो यार, 25 मीटर दी हुई है ना। सारंग भाई साहब इन्हें यहां से स्टार्ट किया तो 25 मीटर इधर गए होंगे, फिर 25 मीटर वापस आए होंगे, तो मुझे तो डिस्टेंस भाई दिख रही है, एवरेज स्पीड जो है इसमें, इसके लिए मुझे डिस्टेंस मिल गई दैट इज 50 मीटर। बात बराबर। अच्छा, इस चीज को कवर करने में इनको टाइम कितना लगा, 50 ही लगा, तो 1 आ जाएगा आंसर। इनकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए एवरेज स्पीड तो आपको समझ में आ गई। अब जब इन्होंने अपनी इस पोजीशन से स्टार्ट किया, तो ये हमारे लिए आज के लिए हो गया रेफरेंस पॉइंट, ये इनके मोशन के लिए क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। कोई ऑब्जर्वर अगर इनको देख रहा होगा तो इन्होंने यहां से मोशन स्टार्ट किया, भाई साहब फुल स्पीड से यहां पे गए और फिर से वहीं पे वापस आ गए, बराबर। तो अब कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको लगेगा यार बंदा यहां से स्टार्ट किया, यहीं पे फिर वापस आ गया, मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, दोनों सेम ही है ना। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अगर हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये फर्स्ट था ये सेकंड है, उसका फॉर्मूला होता है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, है ना। तो यहां पे अब जरा ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट ही कितना हो गया, 0, तो टाइम यार कुछ भी रहने दो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो इसकी वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो भाई डिस्टेंस, टोटल पाथ जो भी ट्रेवल होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर, पक्का कर लोगे, टेक अ स्नैपशॉट क्विक, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब है कि यार जो वेलोसिटी है ना वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब पहले जब मोशन हो रहा था तो मोशन पहले आराम से हो रहा था, फिर अचानक से तेज होने लगा, है ना। आप आराम से जा रहे थे से, आपके पीछे कुत्ता आ गया, तो आप क्या करोगे, अपने मोशन को फास्ट कर दोगे, तेज कर दोगे। तो आपने क्या किया, एक्सेलरेट किया। जैसे आप गाड़ी पे बैठते हो, गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो जब हाईवे होता है, रोड खाली दिखती है, तो आप ऐसे है ना 80 90 100 ठीक पहुंच जाते हो। तो आपने क्या किया, फटाक से एक्सेलरेटर को क्या किया, रेव किया, रेव, है ना। तो आपकी गाड़ी बहुत तेज भागती है, फिर आप उसको जब स्लो डाउन करते हो, छोड़ते हो, तो गाड़ी स्लो भी हो जाती है। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब जरा ध्यान से सुनो, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग व्हाट 1D मोशन, 1D मोशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन है तो इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों भी सेम होंगे। अगर मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। तो कई बार एक्सेलरेशन को अगर आप एग्जाम में देखोगे तो ऐसे भी बोल देता है कि ही चेंजेस हिज स्पीड फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे अरे यहाँ तो स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी कहाँ है। तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप समझ जाना
कि भाई स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, क्योंकि अपना मोशन कैसा है, 1D है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। मान लो भाई साहब, आप ध्यान से देखो, आराम से आप जा रहे थे, ट्रैफिक का माहौल था, पापा की बाइक आपने चुपके से ले ली थी, है ना, आपके माइंड में गाना चल रहा था हार्लेस इन हवाई, यू एंड आई राइडिंग हार्लेस इन हवाई, ठीक। आप जा रहे थे, अचानक से ट्रैफिक शांत हो गया, पूरा हाईवे दिख रहा है अब आपको, आपने फटाक से गाड़ी की वेलोसिटी क्या करी, इंक्रीज कर दी। पहले आप 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे थे, स्पीडोमीटर में रीडिंग थी 20 किलोमीटर पर आवर, फिर जैसे ही आपने एक्सेलरेट किया तो आप कहां पे पहुंच गए, 80 किलोमीटर पर आवर। बस बस, ज्यादा आगे मत जाओ, ज्यादा तेज मत चलाओ, है ना, ठीक। तो आपने क्या करा, वेलोसिटी को चेंज किया। अब ऑब्वियस सी बात है यार, इस वेलोसिटी को चेंज करने में ऐसा शक्तिमान तो हो नहीं तुम, जैसे 20 से 80 सीधा, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। इस वेलोसिटी को चेंज करने में तुमको कुछ टाइम लगा। लेट्स सपोज तुम्हारे पास कौन सी बाइक है, बताना जरा, तुम्हारे पास लेट्स सपोज मान लेते हैं कौन सी है, अपाचे है ना, टीवीएस अपाचे आरटीआर, अपाचे आरटीआर रेडी टू रेस, ठीक। अब इस चीज को करने में तुमको लेट्स सपोज 6 सेकंड का टाइम लगा, 6 सेकंड, ओके। अब 6 सेकंड का टाइम लगा तो ये हो गया तुम्हारा टाइम टेकन। और चेंज कितना आया, पहले 20 पे चल रही थी बाइक, अभी 80 पे चल रही है। तो जब भी, एक बात याद रखना, जब भी तुमको चेंज निकालना हो ना किसी भी चीज के बीच का, तो आप क्या कर देना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, फाइनल 80 है, इनिशियल 20 था, तो 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। बात समझ में आई। दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। बात समझ में आ गई क्या, पक्का क्लियर है। तो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, दैट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, और उसको करने में जो भी टाइम लगा, दोनों का रेशियो ही क्या होता है, एक्सेलरेशन। जरा ध्यान से देखेंगे, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई साहब इसको भी डायरेक्शन से फर्क पड़ने वाला है, ठीक। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इज मीटर पर सेकेंड। किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की, पर यहां पे एक और टाइम है, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो एक्सेलरेशन आपको समझा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो किलोमीटर में यहाँ पे कहानी चल रही थी, वो मत लिखना तुम, किलोमीटर वाली कहानी मत लिखना, इन सबको चेंज करना पड़ेगा ना मीटर पर सेकेंड में। चलिए आगे बढ़ा जाए, बढ़िया, पक्का समझ में आ रहा है, ओके। लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कैसे होगा। सबसे पहले वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, आप ऐसा समझो कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि मोशन ही 1D है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन समझाने के लिए आपको, ठीक। यहां से लूंगा मैं ये लाइन, 1 2, ठीक। आई होप सो ये सीधा है, चलो नहीं भी है तो क्या, सीधा है क्या, चलो छोड़ो, जान दो, है। वेलोसिटी इंक्रीज मतलब मोशन कैसा हो रहा है, एक्सेलरेटेड है। पहले 20 पे गाड़ी चल रही थी, 20 किलोमीटर पर आवर पे, बाद में एक्सेलरेट होकर के कहां पे पहुंच गई, 60 किलोमीटर पर आवर पे। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। इसको क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड, दिस वन इज नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब एक्सेलरेशन आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन इज व्हाट, पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से देखो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो भी तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज। सर ये कैसे, समझाओ जरा। वेलोसिटी डिक्रीज, आप चल रहे थे, यू एंड आई राइडिंग हार्लेस इन हवाई, है ना, रास्ते में अचानक से क्या आ गया, कुत्ता आ गया, अब उसके ऊपर चढ़ा थोड़ी दोगे, ब्रेक अप्लाई करोगे ना। तो आप चल रहे थे 80 पे, ब्रेक अप्लाई किया, आप तुरंत आ गए कितने पे, 30 पे आ गए। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में आप कितने पे चल रहे थे, 80 किलोमीटर पर आवर, फिर भी तो वेलोसिटी में चेंज आया ना। तो इसको हम बोलते हैं, वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, डीसेलरेशन। डीसेलरेशन, यही आपका क्या हो गया, डीसेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का अपोजिट। ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है, और इसका भी यूनिट सेम ही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा,
अब अगर ध्यान से जरा देखेंगे, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, डजंट चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। मस्त मक्खन सड़क है, 40 पे तुम क्या कर रहे हो, क्रूज कंट्रोल लगा दिया तुमने, 40 पे ही क्रूज करे जा रहे हो, है ना, छोड़ दिया आपने एक्सेलरेटर, अब घुमा ही नहीं रहे हो, आराम से बाइक चले जा रही है ना। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही सेम है, तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको हम बोलते हैं नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। इस टाइम पे आपका मोशन कैसा है, नॉन एक्सीलरेटेड है। इसको क्या बोलेंगे, इसको एक्सेलरेटेड बोला था, इसको डिसेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन। और लास्ट वाले को अपन क्या बोलेंगे, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तीनों आपको समझ में है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो भी वेलोसिटी में चेंज आया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, आपने स्पीड को बढ़ाया, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, आपने स्पीड को घटाया, फिर भी वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक। और लास्ट है वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आई, ठीक है। स्नैपशॉट क्विक डन भाई साहब, हो गया। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, कुछ बुक के एग्जांपल देख लेते हैं यार, आपकी ही बुक के क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं ना। एग्जांपल नंबर 4.3 है यहाँ पे। व्हाट इज रिटन, अ बस इज मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे, जैसा कि आप फिगर नंबर 4.9 में देख सकते हो, विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे बस ना मूव कर रही है और उसकी कुछ वेलोसिटी दी गई है। अच्छा, जब जो वेलोसिटी पहले दी जाती है, स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, तो गिवन है कि बस की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के कोई न्यूमेरिकल करेंगे या कहीं पे भी इनिशियल वेलोसिटी वाली बात आएगी, तो आप उसको रिप्रेजेंट करना स्मॉल यू से। आप उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, स्मॉल यू से। कितनी है भाई, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर से बस चल रही है, बढ़िया, आप देख सकते हो, हैं, रिंगा रिंगा रोजेस, बाकी फूल अपोजेस, बात खत्म। The driver presses the accelerator for a time interval of 10 seconds and velocity of the bus increases to 54 किलोमीटर। अच्छा, बस में जो भी ड्राइवर था, बस को उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया, खाली हाईवे था, एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। और एक्सेलरेट कितने सेकंड के लिए किया है, देखो जरा ध्यान से, 10 सेकंड के लिए किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइम फॉर एक्सेलरेशन, टी फॉर एक्सेलरेशन, टी फॉर एक्सेलरेशन कितना है, 10 सेकंड। और फिर वो पहुंच गया एक फाइनल वेलोसिटी पे, he reached at a final velocity and that velocity is how much, final velocity को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, स्मॉल v से, और वो कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर। For some time the bus moves at a constant velocity, then the driver notices an obstacle on the road ahead up and presses brake. The bus comes to a stop in a time interval of 5 seconds. फिर से पहले इतनी इंफॉर्मेशन को आप रखो, हम यहां तक के क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद आगे का मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस स्टॉप हो गई, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन 2 टाइम इंटरवल। पहला, व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड, तो ये कंडीशन अपनी फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन का देख लेते हैं कि जब एक्सेलरेटर उसने दबा के रखा था तब उसका एक्सेलरेशन क्या था। तो यार तुमको तो पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, जो भी उस वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम लगा उसी को आप रख दो, ठीक है। बट यहां पे एक कैच है, कैच ये है बच्चों, अब लोग कैच ये है कि यहां पे वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है और टाइम अपना दिया हुआ है सेकंड में, तो मामला पानी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। अगर हम 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मतलब ऊपर अपने को तो क्या करने का, 1000 से मल्टीप्लाई करने का, और आर को सेकंड में करने का तो क्या 3600 से मल्टीप्लाई करने का। 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकंड ना। 0 से 0 वाह, 0 से 0 वाह, 36 36 वाह। तो आंसर क्या है यहां से, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 10। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। हमारे पास एक नया u आया है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरीके से अपन फाइनल वेलोसिटी के लिए भी कर लेते हैं। v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, कितना दिया हुआ है 54, तो 54 इंटू 1000 अपॉन में कितना 3600, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ऐसा काटने में बड़ा मजा आता है ना। उसके बाद देख लो यार, 2 से दोनों डिजिट्स डिविजिबल हैं,
तो यहां पे आ जाएगा 2 2 4, 2 7 14 और 18 2 36। अब देखो दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 6 18, 3 9 अपना क्या 27 है ना। अब डायरेक्ट देख लो, 3 2 6, 3 3 9, 2/3 आया, तो कहने का मतलब 1.5 आएगा, 1.5 इंटू 10। मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सो अपने को एक नया v भी मिल गया, दैट इज व्हाट 15 मीटर पर सेकेंड। रख दो यार, डन। फाइनल फॉर्मूले में हम पुट करते हैं फाइनल वेलोसिटी। अच्छा चेंज मैंने बताया था, चेंज आप कभी भी किसी भी चीज का निकालोगे तो दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे v माइनस यू अपॉन में क्या t, ठीक। अब जरा v देखो कितना है, 15 है, माइनस u कितना है भाई साहब, u आया अपना ये 10, अपॉन में टाइम कितना लगा भाई 10 लगा, तो आंसर क्या आएगा 5 अपॉन में 10। फाइनल आंसर अपना क्या आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव, पॉजिटिव में वाई पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, है ना। 36 से 54 किलोमीटर पर आवर पे जब वो बस को लेके गया तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई योर एक्सेलरेशन इज इन पॉजिटिव। क्लियर है, फर्स्ट केस आपको समझा। अब हम देखते हैं दूसरे केस के लिए, तो यहां पे मैं एक सिंपल सा पेज ऐड कर देता हूं, है ना। लेट मी ऐड अ पेज, वी आर ऑन विच पेज हियर। सो मैंने क्या करा, एक सिंपल सा पेज ऐड कर दिया। चलो एक ही सेकंड को डन। अब जरा ध्यान से देखो, फॉर सेकंड केस। अब सेकंड केस क्या था कि जब वो 54 किलोमीटर पर आवर पे पहुंचा था, राजा वो लोग जब वो 54 किलोमीटर आवर पे पहुंचा था तो बस को कुछ देर तक उसने कांस्टेंट स्पीड से चलाया, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया। रास्ते में पेड़ वेड़ टूट के गिरा था, तो उसने अचानक से क्या अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया। अब भाई साहब जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो भी तो उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा। ब्रेक अप्लाई करने के बाद बसिया जो थी, वो जो बस थी, है ना क्या बोल रहा हूं मैं, जो बस थी वो आकर के रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो अपनी हो जा रही है 0। यार फाइनल वेलोसिटी तो अपनी क्या हो गई 0, और इनिशियल वेलोसिटी अपनी क्या है इस पर्टिकुलर केस में, जो फर्स्ट वाले केस की फाइनल वेलोसिटी थी वो यहां पे क्या हो जाएगी इनिशियल, दैट वाज हाउ मच 54 किलोमीटर पर आवर। तो बस 54 किलोमीटर पर आवर से डायरेक्ट कहां पे पहुंच जा रही है 0 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच जा रही है। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। अच्छा, इन सबको ये कारनामे को करने में इसको टाइम कितना लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा। ही टुक हाउ मच सेकंड, 5 सेकंड। चलो बड़े एकदम ब्रेक पे खड़े हो गए हैं चलो इधर देखो, तो अभी हमने इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, दैट केम 15 मीटर पर सेकंड। आपको सारी वैल्यूज को मीटर पर सेकंड में ही रखना है। तो अब जरा देखो, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यार एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है अगेन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, ठीक। अब यहां पे चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, या फिर आप इसी को क्या बोलते हो v माइनस u अपॉन में t। अब जरा देखो यहां पे v क्या है, कई बार बच्चे क्या करते हैं पता है क्या, ये 15 ज्यादा दिख रहा है सर, इसको पहले रख दे क्या, हाँ 15 को पहले रख देते हैं, 0 को बाद में रख देंगे, तो 15 माइनस 0 फिर से आ जाएगा अपना 15, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आप ये समझ रहे हो कि वो फाइनली जाकर के रुक गया है, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, तो यहां से फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई साहब 15 है। इन सबको करने में टाइम कितना लग रहा है 5, तो यहां से मेरा आंसर आ रहा है -15 अपॉन में कितना 5। दोनों को कट करेंगे, आंसर क्या आ रहा होगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो सेकेंड वाले केस में एक्सेलरेशन आया है, a इज इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इस बात का सबूत है, दिस इज वेरीफाइंग कि बस जो है वो रिटार्डेड मोशन कर रही है, मतलब बस की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है डिक्रीज। अगर आप यही थोड़ा ध्यान से देखो तो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताया था, एक सेकेंड ना, मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताया था कि अगर आपका वेलोसिटी, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। यार वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, मोशन जिस डायरेक्शन में था एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, दैट इज वाई यहां पे आपका जो आंसर आया दैट इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप सो यही फाइंड आउट करना था। तो व्हेन द ब्रेक्स वर प्रेस्ड तब आपका एक्सेलरेशन क्या था, तब उस केस में एक्सेलरेशन क्या था -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं चलिए। ओके, नाउ ग्राफ्स की बारी आ चुकी है। ग्राफ आपने बहुत इस चैप्टर में सुन रखा होगा कि बड़े परेशान करते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की। अच्छा, ग्राफ दो एक्सिस पे हम बनाते हैं, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस, है ना। तो अब हमको यही सारी चीजें देखनी है। सबसे पहला हमारा कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ, जो आपके टेक्स्ट बुक में है। अब पोजीशन इज नथिंग बट यार, मैंने कोई मोशन स्टार्ट किया, जैसे मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, तो मेरी इनिशियल पोजीशन ये, फिर मैं यहां पे आया, फिर एक पोजीशन, फिर मैं यहां पे गया एक पोजीशन, यहां पे गया एक पोजीशन, यहां पे आया एक पोजीशन, आपके पास आ गया दूसरा पोजीशन, है ना। तो मतलब मैं जो भी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, इसको चेंज करने में थोड़ा थोड़ा टाइम भी लग रहा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो उसी पोजीशन को हम यहां पे प्लॉट कर रहे हैं, और उसमें जो भी टाइम लग रहा है उसको हम यहां पे प्लॉट कर रहे हैं। सिंपल सी बात। अब जरा ध्यान से समझना, आप एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो, तो जो भी चीज आपकी फिक्स्ड होती है, जो चीज चेंज नहीं हो रही होती है, उसको आप एक्स एक्सिस पे रखते हो। व्हाट इज नॉट चेंजिंग हियर? दैट इज योर टाइम। तो टाइम को हमने रखा है भाई एक्स एक्सिस पे, और क्या कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है? दैट इज पोजीशन। पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन को रखा हमने किस पे? वाई एक्सिस पे। यहां पे जरा अगर मैं एक लाइन बना दूं, एक ही सेकंड रुको, एक सेकंड रुके, ब्लैक कलर, एंड मैं यहां पे ले लेता हूं एक लाइन। तो ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है, ये रहा वाई एक्सिस। ओके, मैंने एक लाइन बना दिया। अब यहां पे देखो जरा आप ध्यान से, तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि व्हेन आई स्टार्टेड माई मोशन, तो मैं ओरिजिन पे था, एकदम जीरो। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट आपने देखा था, मैं यहां पे था। एक सेकंड बाद भी मैं यहां पे था। अब मोशन स्टार्ट हुआ है, जैसे ही 2 सेकंड हुआ तो मैं किसी एक पॉइंट पे पहुंचा, जिसकी मार्किंग क्या थी? 20। या ऐसा बोल सकते हो आप, मैंने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे मान लो यहां पे मार्किंग से आप मैराथन भाग रहे हो, ठीक है। अब मैराथन जब आप भागते हो तो उसमें कुछ कुछ डिस्टेंसेस पे मार्किंग होती है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर मार्किंग होती है ना, पता होगा आपको। जब आपने यहां से भागना स्टार्ट किया, विच वॉज योर रेफरेंस पॉइंट और वी कैन से ओरिजिन, तो आप स्टार्टिंग में यहां पे थे जब टाइम कितना था? 0 था। आपने भागना चालू किया, आप भागते भागते जैसे ही 100 पहुंचे तो आपको कुछ टाइम लगा होगा, लेट सपोज 10 सेकंड लगा। फिर आप भागे 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 भागे, फिर आप 200 मीटर के मार्किंग पे पहुंचे, आपकी पोजीशन चेंज हुई, फिर भी आपको 10 सेकंड लगा। मतलब कहने का, जैसे जैसे आपकी पोजीशन चेंज हो रही है वैसे वैसे कुछ टाइम भी तो लगेगा, सिंपल सी बात। तो यहां पे मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं 2 सेकंड बाद में देख रहा हूं तो मेरी पोजीशन क्या है? 20 मीटर पे है। अब जरा ध्यान से देखो, 3 सेकंड बाद मैं देख रहा हूं तो 40 मीटर पे है, 4 सेकंड बाद देख रहा हूं 60 मीटर पे है, 5 सेकंड बाद देख रहा हूं तो 80 मीटर पे है, और 6 सेकंड बाद देख रहा हूं तो 100 मीटर पे है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जरा आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। जैसे मैंने यहां पे भी बताया कि 100 मीटर की डिस्टेंस आपने 10 सेकंड्स में कवर करी। अगला 100 मीटर, 100 से 200, 100 से 200 पहुंचने में भी आपको कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड। जब मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा हूं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा हूं, जैसे आप ट्रेडमिल पे अगर भागो तो ट्रेडमिल पे हम स्पीड फिक्स कर देते हैं ना, और हम भागते रहते हैं, ऐसे रनिंग करते रहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने मर्जी से टाइम को कम या ज्यादा अपनी स्पीड को बढ़ा या घटा सकता हूं। इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने क्या करा, ट्रेडमिल की स्पीड फिक्स कर दी। तो जब हम इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ये जरा आप ध्यान से देखेंगे, हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ऐसा कुछ हमारा ग्राफ बनता है, और हम ऐसे ग्राफ को देख सकते हैं। प्लॉट करेंगे, जैसे देखो यहां पे 20 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड का टाइम लगा। मतलब ऑन एन एवरेज 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस। फिर 20 से 40 जाने में कितना टाइम लगेगा? 20 से 40 जाने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड लगेगा। फिर 60 जाने में कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकंड लग रहा है। मतलब 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंसेस हम कवर कर रहे हैं? 20 मीटर की डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं। फिर अगर हम 80 पहुंच गए तो देखो डिफरेंस कितना है? अभी भी 20 मीटर का ही है। माफ करना, मैंने यहां पे गलती से बोला कि 2 सेकंड में 20 मीटर लगा। मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 ही सेकंड लगा, 1 ही सेकंड में 20 मीटर गए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। जब मैं यहां पे पहुंचा तो 4 से 5, 1 सेकंड में अगेन मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 20 मीटर। मतलब हर 1 सेकंड में मैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं? 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो ऐसा जब आपको मोशन दिखेगा तो उसका ग्राफ, पोजीशन और टाइम का ग्राफ, या फिर इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है?
अगर आपको समझा तो आप मुझे बताओ टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। आई होप ये आपको समझा होगा। फिर से अगर मैं बता दूं, जैसे 100 200 हम पहुंच रहे हैं, है ना, तो यहां पे मैंने क्या करा, एक ग्राफ बनाया 100 200 300 और टाइम में मैंने 10-10 सेकंड का इंटरवल ले लिया, 20 30 40, है ना। स्टार्टिंग में 0 पे था ये, जब 10 सेकंड हुए तो मैं 100 वाली मार्किंग पे था, 20 सेकंड हुए तो मैं 200 वाली मार्किंग पे था, 30 सेकंड हुए तो मैं 300 वाली मार्किंग पे था। जब इनको अटैच करोगे, आप इनको मैच करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। और ये है किसका, पोजीशन और टाइम का ग्राफ। जब ऐसा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी आपको कोई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाए तो तुरंत समझ जाना स्ट्रेट लाइन। मैं यहां पे आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, याद करने का तरीका बताता हूं। स्ट्रेट लाइन अगर आपको कहीं पे दिख रही है तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो जरूर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ एक ऐसी चीज होगी जो चेंज नहीं हो रही है, एंड दैट इज व्हाट, स्पीड। अगर डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ की बात करूं, अगर मैं पोजीशन टाइम के ग्राफ की बात करूं, तो पोजीशन और टाइम से मुझे क्या मिलेगा, पोजीशन और टाइम से मुझे मिलेगा स्पीड। मतलब स्पीड का फॉर्मूला तो आपने देख रखा है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा राजा बाबू लोग एक बात याद रखना, इस पर्टिकुलर थीटा को, ये एंगल है, ये एंगल है, किसी भी ग्राफ के एंगल को, इस पर्टिकुलर एंगल को हम बोलते हैं ग्राफ का स्लोप। और ये किसका किसका ग्राफ है, पोजीशन, जो कि हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। तो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से अपने को क्या मिलेगा, इसके बेसिकली आप स्लोप से क्या फाइंड आउट करोगे, स्पीड फाइंड आउट करोगे। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मोशन कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन में है। मोशन कैसा है, मैं एक नया पेज ही ऐड कर लेता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, है ना। एक ही सेकंड को, चलिए लुक हियर, मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ कुछ ऐसा बनते हुए दिख रहा था, कोई भी रीडिंग ले लेते हैं रैंडम। ये ओरिजिन 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स 4 5 10 मीटर, एक सेकंड को पहले रीडिंग ऐसे 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर। ओके, ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ओके, ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। ठीक, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, किसका किसका ग्राफ बनाया मैंने, पोजीशन और टाइम का। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो है एंगल, इसको हमने बोला थीटा, और यही क्या होता है, स्लोप होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, पोजीशन और टाइम से आपको क्या मिलेगा, देखिए हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ रखा था, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बोलो पोजीशन बोलो एक ही बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर केस में जस्ट बिकॉज कि हमारा मोशन भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन में है, तो मैंने बताया था कि यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दोनों सेम ही है क्योंकि मोशन एक ही 1D में है ना, एक ही डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही है। तो यहां पे मैं इस ग्राफ से क्या बोल सकता हूं कि मुझे वेलोसिटी भी मिल जाएगी यार, यहां से मुझे वेलोसिटी भी मिल सकती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी मुझे मिल जाएगा। और जस्ट बिकॉज कि यहां पे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन था, 1D मोशन था, तो ये थीटा जो कि पहले स्पीड बता रहा था, अगर ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होता तो वहां से हमको स्पीड मिलती, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी भी मिल रही है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसका थीटा यानी इसका एंगल, स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप, याद रखेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे, स्लोप, इस एंगल को क्या बोलेंगे, स्लोप। तो ये स्लोप मुझे क्या बताएगा, वेलोसिटी भी बताएगा। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर केस में मैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, कुछ भी बोल दो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम कवर कर रहा हूं, इक्वल टाइम। तो जरा ध्यान से आप समझेंगे, इस पर्टिकुलर केस में कुछ मैंने बोला था, स्ट्रेट लाइन अगर होती है तो वही तो हम निकाल रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वही कांस्टेंट हो जाएगी, तो यहां पे वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि मोशन अपना 1D में है। आप हाईवे पे निकले, आप लद्दाख राइड पे जा रहे हो, ले भाई जाना है ना, चलेंगे, ठीक है। आप लद्दाख राइड पे लेके जा रहे हो, हम लोग सब साथ में जा रहे हैं, ठीक है, और पूरा एकदम रोड खाली है। अब आपके पास BMW की बाइक है,
GS 1300 या फिर GS 1250 जो भी है, आपने उसमें लगा दिया क्रूज कंट्रोल। अब क्रूज कंट्रोल क्या होता है, आपकी गाड़ी की एक स्पीड को कांस्टेंट रखता है, फिक्स रखता है। अब आप कुछ भी कर लो, आराम से एक्सीलरेटर छोड़ दो, अब गाड़ी आपकी 50 की रफ्तार पे चले जा रही है, 50 की रफ्तार पे चले जा रही है, चेंज ही नहीं हो रहा है। आप 10 किलोमीटर आ गए, कितने की स्पीड पे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गए। तो मतलब हर एक टाइम इंटरवल में आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो क्या, बिकॉज कि आपकी स्पीड थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द मोशन चेंज ही नहीं हुई। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे उस 10 किलोमीटर के लिए आपका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। पहली बात तो आपको यहां से याद क्या रखना है कि whenever there is a graph which is straight line then there should be a compulsory thing which is constant, और जिसका आप ग्राफ बनाओगे उससे जो भी हमको क्वांटिटी मिलती है that only will be constant। तो यहां पे स्लोप से हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और यहां पे वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब मान लीजिए कर्व ग्राफ आपको मिलता है, कर्व्ड ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ कैसा मिला, कर्व्ड। जैसे स्टार्टिंग में 2 सेकंड तक हमने सिर्फ 5-6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, 3 सेकंड तक अभी भी 10 मीटर नहीं पहुंच पाए, चौथे सेकंड पे हम लगभग 10 मीटर पहुंचे, यहां पे देखो लगभग 10 मीटर पहुंचे, 5वें सेकंड पर हम 10 और 20 के बीच में हैं, 6वां सेकंड आया तो डायरेक्टली हम किसके बीच में आ गए, 25-30 के बीच में आ गए। बात समझ में आ रही है क्या, कहने का मतलब बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं एक, मतलब जब हम नॉर्मल मोशन करते हैं, बेसिकली आप नॉर्मल सिटी में बाइक चला रहे हो, अब कभी ट्रैफिक आ रहा है तो आप स्लो डाउन कर रहे हो, कभी रोड खाली मिल जा रही है तो आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5, जरा ध्यान से देखो, 10 मीटर, 20, 30, 40, 50, ओके। स्टार्टिंग में तो सब जीरो पे ही थे, जब 1 सेकंड का टाइम इंटरवल हुआ तो मैंने इज्जत से 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, लेकिन फिर जब 2 सेकंड का टाइम हुआ तो जस्ट बिकॉज कि मुझे रोड खाली मिल गई थी, मैं 25 मीटर के आसपास पहुंच गया। जब मुझे 3 सेकंड का टाइम हुआ तो मैं टच कर रहा था कुछ 30, थोड़ा सा कैसा हो गया, माहौल टाइट हो गया, मतलब ट्रैफिक आ गया। 4 सेकंड में मैं पहुंच गया कहां पे, 40 पहुंच गया, 45 पहुंच गया, 5 सेकंड में मैं 50 भी क्रॉस कर चुका हूं। तो यहां पे जरा ध्यान से देखिए, अगर इसको मैच करूं मैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रहा है, ग्राफ कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है, मतलब ये कोई रैंडम शेप है, कर्व बन रहा है ना। अब जब ग्राफ आपका कर्व बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पे समझ जाना कि कुछ चीजें कांस्टेंट नहीं होंगी। अच्छा, ये हम ग्राफ बना किसका रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम का, पोजीशन और टाइम का। तो यहां से मिलेगी क्या, यहां से हमको क्या मिलेगी, स्पीड, या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी मिलेगी। अगर आपको स्पेसिफाई, अच्छा बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं उनको क्लियर कर दूं, अगर आपको स्पेसिफाई करके बोला कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाओ, तो वहां से तो कंपलसरी क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। अगर आपको बोल दिया डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाओ, तो वहां से आपको कंपलसरी क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। जस्ट बिकॉज यहां पे पोजीशन टाइम का ग्राफ है और मोशन एक ही डायरेक्शन में 1D है, तो वहां से स्पीड और वेलोसिटी दोनों मिल जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो जब बेटा ऐसा ग्राफ बनता है, मतलब कर्व बनता है, ठीक है, यहां पे देखो आप जरा ध्यान से, मोशन कंटिन्यूअसली हो रहा है और लेकिन एक यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, तो यहां पे वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होगी, चेंज होगी। यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, एक्सीलरेटेड मोशन। कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, मैं यहां पे एक चीज और आपको छोटी सी बता दूं, वो ऐड कर लेना, अभी जस्ट याद आ गया। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना होगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो ग्राफ पहले ज्यादा था, फिर ऐसा बनना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब वेलोसिटी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, वैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी मैं बताऊंगा, बट फिर भी यहाँ पे देख लो, ना वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनना होगा, सिंपल सी बात, ठीक। ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज, नीचे जा रहा है डिक्रीज, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैं दिख रहा हूं, ऊपर जा रहा है इंक्रीज, नीचे जा रहा है डिक्रीज, सेम चल रहा है, तो कोई बात ही नहीं है, चेंज ही नहीं हो रहा है। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देयर विल नॉट बी एनी एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर कर्व बन रहा है तो मतलब वेलोसिटी और स्पीड आपकी चेंज हो रही है, ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। स्लोप यहाँ पे क्या बताता है, उस फॉर्मूले में जो भी चीजें, जो भी वैल्यू आएगी वही उसका स्लोप बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फटाफट से देख लेते हैं, व्हाट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या है, कुछ नहीं है, जो आप सुबह पहन के जाते हो स्कूल, है ना। व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज covered
इन इक्वल टाइम इंटरवल। राजा बाबू लोग, मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर अभी तक आप इस लेक्चर के साथ कनेक्टेड हो ना, देन भाई साहब मतलब लाइक हैट्स ऑफ टू यू यार। मतलब कंसेप्ट्स आपको अगर समझ रहे हैं, फील हो रहे हैं, तो मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बताना, और इसको आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो भी मुझे बताना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड लाइक छोटी सी वीडियो या शॉर्ट्स बना दूंगा, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, आई होप मैंने एग्जांपल के साथ बताया, क्रूज कंट्रोल आपने लगा दिया है, सेम डिस्टेंस आप सेम टाइम इंटरवल में कवर कर रहे हो, टाइम इंटरवल, देन इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। इस पर्टिकुलर केस में आपकी स्पीड बोल दो, और यहां पे बोल दो इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि 1D मोशन है, वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अच्छा, वेलोसिटी तभी कांस्टेंट होगी जब मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी को तो डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है, अभी आगे भी देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा यार? नॉन यूनिफॉर्म, जब आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना हो सर क्या फालतू जोक मार रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब when different distances are covered in equal time interval, then it is called non-uniform motion। non-uniform motion। भाई टाइम तो सेम था, 1 2 3 4 5 6 सेकंड, लेकिन कभी आप 10 मीटर भाग जा रहे हो, कभी आप 50 मीटर भाग जा रहे हो, एक्सेलरेट कर दे रहे हो, कभी आप ट्रैफिक आ गया स्लो ही चल रहे हो, 5 ही मीटर जा पा रहे हो, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ पे स्पीड बोल दो या फिर वेलोसिटी बोल दो, ये कांस्टेंट नहीं होगी, ये कंटिन्यूअसली क्या होगी? चेंज होगी। इट विल चेंज। सो टेक अ स्नैपशॉट क्विक, टेक अ स्नैपशॉट, समझाए तो फटाक से ले लिया, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट विल सी वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। अब पहले हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इन शॉर्ट उसको बोल दिया। नाउ विल टॉक अबाउट वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। अब यार जैसे आप फिर से वही एक्स एक्सिस पे आप क्या लेना? टाइम लेना, ये एक्स है ये वाई है। एक्स एक्सिस पे आप लेना टाइम, वाई एक्सिस पे आप लेना क्या? वेलोसिटी। अब अगर भाई साहब आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो स्टार्टिंग में 0.0 ओरिजिन, जब 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, 5 सेकंड हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी पहले 10 की हुई, 20 की हुई, 30 की हुई, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, 40 की हुई, 50 की हुई, 1 सेकंड में 10 पे पहुंची, 2 सेकंड में 20 पे, 3 सेकंड में 30 पे, 4 सेकंड में 40 पे, और 5 सेकंड में 50 पे। तो ग्राफ फिर से क्या बन गया? ग्राफ फिर से क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गया। अब अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन गया तो तुम तुरंत समझ गए कि यहाँ पे कुछ चीज तो होने वाली है, क्या? कांस्टेंट। अब कुछ चीज होने वाली है कांस्टेंट, तो जरा ध्यान से देखिए, वेलोसिटी और टाइम, स्लोप इसका ये होगा, स्लोप उसके फॉर्म, जिस स्लोप क्या होता है जो इन दोनों के फॉर्मूले से आ जाए। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और उसको करने में कुछ टाइम भी लग रहा है, और यही तो होता है तुम्हारा क्या? एक्सेलरेशन। दिस ओनली इज योर एक्सेलरेशन। अच्छा, ये एरो क्यों बनाया? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके ऊपर हम एरो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, जब ऐसा ग्राफ बन रहा है मतलब कुछ तो कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। या फिर आप बोल सकते हो कि A इज व्हाट? कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड नहीं है, कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि चेंज ही नहीं हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है यार, बट अगर आप इनके बीच का डिफरेंस निकालो, जैसे यहां के बीच का डिफरेंस निकाल लो और यहां के बीच का डिफरेंस निकाल लो। चलो बताता हूं, इन दोनों पॉइंट, इसको मैंने ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी डी। चलो सी डी के बीच का डिफरेंस देखो क्या है? सी डी में एक्सेलरेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 40 है। फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 है।
अपॉन में टाइम टेकन, इनको चेंज करने में टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, तो 40 माइनस 30 कितना होगा भाई 10 होगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहां पे आ रहा है एक्सेलरेशन। अब ए और बी के बीच में देख लेते हैं, देखो फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 है। इन दोनों को भी चेंज करने में देखो टाइम का भी तो देखोगे इंटरवल 1 से 2 पे गए तो 2 माइनस 1 मतलब कितना आया 1, यहां पे आएगा 10 अपॉन में 1, अगेन कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा है नहीं कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, बट वो जो एक्सेलरेशन है ना वो सभी इंटरवल्स के लिए सभी टाइम के लिए सेम है। गाड़ी बढ़े जा रही है, स्पीड बढ़े जा रही है, स्पीड बढ़े जा रही है और यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे ए आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट। फिर से अगर स्ट्रेट लाइन आया, कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन दिखे तो आप तुरंत समझ जाना कि वहां पे क्या होगा, कोई चीज कांस्टेंट होगी। अच्छा आप जरा ध्यान से देखेंगे यार, तुमने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी वाज डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में क्या था टाइम था। तो अगर मेरे पास वेलोसिटी और टाइम है तो मुझे तो यहां से डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है। देखो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम से मुझे एक्सेलरेशन मिला, तो वेलोसिटी और टाइम से मुझे डिस्प्लेसमेंट भी तो मिल सकता है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। फॉर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, स्लोप इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होगा। अच्छा अब यहीं पे देख लो आप, स्लोप वैसे हम निकालते हैं tan थीटा से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लेकिन आपको इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, 10th में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आप याद करना स्लोप को, सिंपली याद करना, स्लोप इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर आप जरा ध्यान से देखें तो ये एक, अगर मैं यहां पे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो एक ट्रायंगल नहीं हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर डायग्राम का स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस परपेंडिकुलर को बेस से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, दैट ओनली इज माय स्लोप। और अगर एक सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताऊं, एरिया अंडर स्लोप इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने वीटी का ग्राफ बनाया है, अगर आपने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया है, तो उसका जो भी एरिया होगा, स्लोप के अंदर का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये आपको क्या दे रहा होगा, एस दे रहा होगा। एस मतलब व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। एस मतलब व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, अरे जरा ट्रायंगल का एरिया बताना तो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, स्लोप निकाल रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन। अगर मैं इसका एरिया अंडर स्लोप निकाल दूं, ये पूरे एरिया मतलब जो भी स्लोप के अंडर में एरिया है, स्लोप के पास का जो भी एरिया है, इस लाइन के नीचे का जितना भी एरिया है, अगर मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। बात समझ में आई? फिर से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो यार, वेलोसिटी और टाइम दो फॉर्मूले में हमने अभी तक पढ़े। पहला तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। दूसरा हमने देखा वेलोसिटी एक और फॉर्मूले में आ रहा था, दैट वाज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अगर मुझे वेलोसिटी और टाइम का इंटरवल, वेलोसिटी और टाइम पता है मुझे, तो क्या यहां से डिस्प्लेसमेंट भी मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो अगर भाई स्लोप निकाल रहे हो आप, तो वो स्लोप तो है क्या, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आप उसी पर्टिकुलर स्लोप के पास का एरिया, स्लोप के अंडर में जितना भी एरिया है वो आप निकाल रहे हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इतना समझ गया? पक्का समझ गया ना? 100% समझा? आर यू श्योर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द लॉर्ड टॉपिक, गोट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज द थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन। उसके पहले मैं एक पेज ऐड करके आपको वही फिर से रिवाइज करवा देता हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन रिवाइज करवाना जरूरी है, इसके लिए मैं करवा देता हूं, है ना? ओके, नाउ लिसन। तो जब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाया हमने, वी एंड टी ग्राफ, यहां पे लिख देता हूं वी एंड टी ग्राफ, जब ये बनाया मैंने और ग्राफ कुछ ऐसा बना, तो इस पर्टिकुलर केस में ए वॉज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन कैसा था, यूनिफॉर्म था, या फिर आप बोल दो कांस्टेंट था, कांस्टेंट। ओके, अब एक ग्राफ अगर ऐसा बने, ध्यान से देखो, पहले कुछ वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, और फिर अचानक से वेलोसिटी कम होने लगी। अगर स्लोप नेगेटिव है तो इस पर्टिकुलर केस में मतलब डाउनवर्ड स्लोप है,
तो इस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन, इस पर्टिकुलर केस में अगर अभी भी स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट ही होगा लेकिन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन इज व्हाट, नेगेटिव। और लास्ट मैंने बताया अगर ग्राफ चेंज ही नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है पर ग्राफ नहीं चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वी चेंज नहीं हो रही है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका ए क्या हो जाएगा, जीरो। ये तीनों केसेस आपको याद रखने बड़े ही ज्यादा जरूरी हैं। ऐसा है तो यूनिफॉर्म है। अब जरा यहां पे देख लो, फिर वही स्पीड डिस्टेंस और टाइम वाला ग्राफ। अगर एक्सेलरेशन ऐसा है, मतलब सॉरी v और t का ग्राफ ऐसा आया, तो इस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। यहां पे भी एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बट वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहा है। कभी वेलोसिटी 10 से 15 जाने में 5 सेकंड लगा, 15 से 20 जाने में लेट सपोज 1 ही सेकंड लगा, तो सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी का चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होगा। चलिए स्नैपशॉट ले लो यार, इसका ले लिया। चलिए नाउ वी हैव 3 काइनेमेटिक इक्वेशन। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेक्चर बड़ा ही ज्यादा थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है ना, तो अब इसका पार्ट जो हम है, मतलब वन शॉट वैसे तो मैंने बनाने को सोचा था, लेकिन आपके लिए भी बोरिंग ना हो जाए इसके लिए इसको हम कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 2 ही लेक्चर में पूरा मोशन हम निपटाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बढ़िया बढ़िया। तो द 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो तीनों फॉर्मुलाज कैसे डिराइव करते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया हो तो इसको आप अपने दोस्तों तक जरूर से पहुंचाओ और बस सब्सक्राइब कर लो। अगला लेक्चर आपके लिए जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, खाना वाना खा लो, चलो मिलते हैं, बाय।